हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th एनएसओ फिजिक्स का हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। बाकी टॉपिक्स आप देख चुके हो, इंट्रोडक्शन देखा है, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो भाई हो गई। अब आता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस होल चैप्टर, दैट इज ओम्स लॉ और उसी से रिलेटेड स्टोरी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। दिस इज योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आओ भाई, अब देखो, पहले ही बता दूं, जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट कर पाती हूँ क्विकली एक पीछे का रिवीजन कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों ज़रूरी है वो समझना, क्योंकि बेटा आगे की कहानी उसी से रिलेटेड है। ये सभी चीज़ें एक चैप्टर में क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो पीछे हम ऑलरेडी जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ही आया है किससे, इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इतना समझ गए। करंट किसे कहा जाता है, जल्दी से रिमाइंड करवाओ मुझे, करंट किसे कहते हो? करंट बोला है मैंने सिर्फ, तो करंट आप कहोगे फ्लो, करंट कहोगे फ्लो, जैसे वाटर करंट होता है, एयर करंट होता है, तो फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एयर। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। क्विक रिवीजन है ये, बाकी तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आराम से जाके पूरे लेक्चर्स अगर मिस हो गए हो तो अटेंड कर लेना। अभी जल्दी से सुनते जाओ। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज भी अब हमें पता है कितने, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मैम इसमें से कौन फ्लो करेगा, यानी एक प्रोटॉन है, एटम की बात है भाई, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लो कौन करेगा? तो यहाँ पे पूरी स्टोरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन के मूवमेंट की बात हम यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। किससे डिनोट करते हो, कैपिटल आई से। वेरी क्लियर। अब इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक जो है हम टेस्ट चार्ज लेके आए थे और उसका पोटेंशियल किया था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को और डेल V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, जो काम किया है आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, अपॉन, अपॉन क्या होता है, वही चार्ज। तो इस टाइप का, ये से मैं फॉर्मूला क्विकली आपको रिकॉल करवा रही हूँ। ऐसे टाइप का बेटा अपन ने कुछ फॉर्मूला देखा था, Q होता है चार्ज, यहाँ पे W वर्क डन। तो ये चीज़ें क्यों कही है, क्योंकि ये सभी यहाँ पे आएंगी। और अगर याद हो जिसको सर्किट डायग्राम, जब मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, तो मैंने दो वर्ड्स को कहा था कि अभी के लिए उसको याद रख लेना। दो सिंबल मैंने कहे थे, एक तो ऐसा कोई सिंबल था, जिसको याद हो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, और एक ऐसा सिंबल था। मैंने कहा था अभी के लिए बस ना मुझ पे एक एहसान करो कि भाई बस ये याद कर लो, नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगी दोनों क्या होते हैं। तो अब वो टाइम आ गया है, इन दोनों से ना बोलते हैं पर्दाफाश कर देना कि ये है क्या एक्चुअली। रेजिस्टेंस नाम सुनते आए हो, लेकिन होता क्या है, उसी पे बेस्ड है पूरा ओम्स लॉ। तो मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती जाऊंगी और यहाँ जो है हम साइंटिफिक लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन इसी में से आते हैं। We have already seen that flow of a liquid depends on the pressure difference. Similarly, the flow of electric charge, that is current, through a conductor depends on the potential difference across the end. क्या बोला भाई, flow of liquid आप पढ़ते हो, ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ा है, याद है कुछ है, डिफ्यूजन वगैरह पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो, जब किसी जगह पे हाई प्रेशर होगा तो वो कहाँ मूव करेगा, लो प्रेशर पे। क्या समझ रहे हो, हाई टू लो, ये विधि का विधान है भाई। जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होगी वो कम के पास ऑटोमेटिकली जाती है। कितनी ऑब्वियस सी बात है यार, कि आपके पास जो है, आपके पास 3-4 पेन है, आपका फ्रेंड नहीं लेके आया है, वो बच्चे जो बॉक्स लेके ही नहीं जाते स्कूल, तो आप ही उसे दे सकते हो ना पेन, यानी क्या, हाई टू लो वाली कहानी है। सिमिलरली हमने डिफ्यूजन में भी यही पढ़ा था, ऑस्मोसिस में भी यही पढ़ा था। अब करंट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बेटा सेम चीज़ लो, क्या, जैसे यहाँ पे मैं आपको बना दूँ, ये मैंने ले लिया एक पेज, देखो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट बना दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो ऐसा माना जाता है, अगर याद करो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मैंने Q का एक चार्ज लिया था बड़ा पॉजिटिव, ये एक ही जगह पे है जनाब, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। और मैं जो है एक टेस्ट चार्ज Q है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा भाई, दोनों पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर,
यानी सेम होंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो इन दोनों को पसंद नहीं है, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते ये, तो इनको पास लाने में मेहनत लगेगी कि नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल याद है, मैंने लिया था कि ये स्कूल है ना, ये स्कूल है और एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चों को कैसे माँ जो है घसीट के लेके जाती है स्कूल की, चलो भाई स्कूल जाना है सुबह सुबह। तो वैसे ही ये छोटा बच्चा है, मान लो स्कूल है, इसको घसीट के ला रहे हैं, यानी वर्क डन, मेहनत लग रही है, मेहनत लग रही है। तो मैंने सिर्फ बहुत प्यारी सी आराम से बात पूछी थी, मैंने कहा फिजिक्स तो भूल जाओ यार, सिर्फ इतना सोच के बताओ, ये बच्चा है, इसको स्कूल तक ले जाने में ये 2 पॉइंट्स आते हैं, कंसिडर करो, कंसिडर किया करो। कभी कभार बच्चे मानते ही नहीं कि मैम हम क्यों माने ये चीज़, भाई साइंटिस्ट की डिस्कवरी है, उसी बेसिस पे हम बताते हैं। तो अगर बोल रही हूँ कंसिडर करो तो मान लो क्या कि आप इसको लेके जा रहे हो स्कूल, उसके बीच में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक है पॉइंट बी, अरे जैसे को आता है ना, एक चौराहा आ गया, एक कोई जो है दुकान आ गई, 2 पॉइंट आ गए, ये आ गया बी, ये आ गया ए। तो मुझे बस इतना सोच के बताओ कि इसको लेके आने में ज़्यादा मेहनत कहाँ लगेगी, बी तक ज़्यादा एनर्जी लगेगी या ए तक। सोचो ना, ऐसे हो आपका छोटा भाई हो कोई, उसको लेके जा रहे हो स्कूल, खींच खींच के, पास में ही है, कॉलोनी में ही है, खींच के जा रहे हो, तो पॉइंट बी तक ज़्यादा मेहनत लगेगी या ए तक। बिल्कुल मुझे पता है यही जवाब होगा, बोलोगे मैम ए तक, यार दूर तक ले जाने में ज़्यादा मेहनत है कि नहीं। तो यानी मैं इतना कह सकती हूँ, एनर्जी इसमें ज़्यादा लग रही है, यानी यहाँ पे वर्क डन, काम ज़्यादा हो रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, वी ए हो गया, यहाँ पोटेंशियल VB, सो VA इज ग्रेटर देन VB, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस यानी क्या, कुछ अलग होना चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट एक ही जगह पे होता है, यहीं पे A यहीं पे B, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कैसे कहानी चलेगी करंट की। करंट फ्लो करेगा क्यों, वो बोलेगा, कितनी ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपके पास 2 पेन है, आपके दोस्त के पास भी 2 पेन है, क्या चेंज करोगे यार उसमें, तेरे पास भी 2 मेरे पास भी 2, रख भाई तू, वही बात है ना, उसमें चेंज करने वाली क्या बात है, सेम अगर कोई चीज़ होगी तो आप उसको क्यों चेंज करोगे। तो वही, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, बच्चों को समझ ही नहीं आता मैम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोल रहे हो आप, क्यों होना चाहिए, ताकि वो फ्लो तो करे, हाई टू लो जाएगी ना, अगर सेम चीज़ हो तो कोई क्यों एक्सचेंज करेगा, इजंट इट। तो अगर सेम होगा वो पॉइंट तो कहीं तक ही जाएगा। अब डिफरेंस है तभी तो लगता है इलेक्ट्रॉन्स को कि मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाऊं, समझे कि नहीं ये बात, बिल्कुल क्लियर है, VA ग्रेटर देन VB। तो ये सेकेंड पॉइंट यही कहना चाह रहा है, फिर से रीड करूं, देखो, सिमिलरली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठ जाना कि यार हमारी बुक में लिखा था इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, कहीं पे आपको लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन एंड द सेम थिंग इंटरचेंजेबली, बिकॉज देखो अलग अलग ऑथर मिलेंगे आपको बुक्स के, हल्की सी अलग अलग बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, भाई 2 कोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा तभी फ्लो करेंगे। George Simon Ohm, 1781 to 1854, he was the first to make a quantitative study of this phenomena and established. अब ये नाम अच्छे से याद कर लो और इनको थैंक्स बोलो कि इन्होंने इतनी बढ़िया जो है इस्टेब्लिशमेंट दिए हैं इनने, और बहुत ही आसान है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। वोल्टेज और करंट को लेके इन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ रिलेशन दिया है। अब अगेन एक बात सुनो, एक चीज़ होती है, एक कहावत सुनिए, एक कहावत तो नहीं, क्वेश्चन होता है हमेशा से, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, सुना है कि नहीं, हाँ, विच केम फर्स्ट, द हैन और द एग, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको आंसर पता हो तो बता देना। अब यहाँ पे भी देखो वही बात है, 2 चीज़ें आप पढ़ते हो बेटा, एक है वोल्टेज और एक है वोल्ट एज, एक क्या है वोल्टेज है और एक क्या है करंट है। अरे भाई वोल्टेज लिखना चाहती हैं मैम, लिख लिया, बढ़िया, चलो, एक है वोल्टेज एक है करंट। वोल्टेज को बेटा किससे डिनोट करते हैं, V से, करंट को I से। तो इस चीज़ को समझना, देखो मैं रटने पे नहीं, बिल्कुल भी, मैं हर क्लास में कहती हूँ कि रटा मत करो चीज़ों को कि यार ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ बैठ के रट रहे हैं, करंट का रिलेशन है, अरे समझो तो सही पहले बात को। वोल्टेज और करंट 2 चीज़ें हैं। जब आप एक सर्किट का डायग्राम बनाते हो, मान लो ऐसा कोई सर्किट बनाया है, क्योंकि मैं पहले ही अब पिछले सेशन में सिंबल बता चुकी हूँ तो आप लोग को अच्छे से आने चाहिए, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे मैंने जो है बना दिया एक बल्ब बना दिया, ठीक है। अभी जो है रेजिस्टेंस रहने देते हैं फिलहाल के लिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ प्लग बना देते हैं अपन, एक स्विच बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पढ़ाया नहीं है तो मैं बताऊँगी नहीं, आप समझो मेरी बात। आपको यूजुअली क्वेश्चन में पता है क्या दे दिया जाएगा,
इसको ऐसे लिख देंगे 6 वोल्ट। वोल्ट यानी क्या? वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब ये होता है पीडी। पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो इंटरचेंजेबली इन शब्दों को यूज किया जा सकता है। समझो मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ बोलेंगे 6 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे 6 वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको चार्ज बता दिया जाएगा, बोलेंगे वर्क डन निकालो या फिर करंट निकालो, कुछ भी ऐसा बोल दिया जाएगा। तो ये बात क्वेश्चनेबल है। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि अर्ली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे डिस्कवर की लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी उनने जो बिजली गरजती है ना, बादल, लाइटनिंग वगैरह होते हैं उससे। तो सबसे पहले उनको आंखों से दिखा क्या? करंट। तो उन्हें ये लगा कि करंट पहले आया है। उन्हें जाहिर सी बात है ना, ये लगा कि करंट पहले आया है। लेकिन बेटा मैं बता दूं, करंट इज नॉट द फर्स्ट, करंट इज एन इफेक्ट। याद रखना इस बात को, करंट एक इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब क्या? जो चीज सामने आई है। कौन सी चीज? जैसे आपने जो है प्लांटेशन वगैरह करते हो कि नहीं, तो बीज लिया आपने, सॉइल में बीज बोआ और काफी सालों बाद जो है वहां पेड़ दिखा। तो कोई बच्चा जा रहा है, वो बोलेगा अरे देखो यहाँ पे पेड़ है ना, यहाँ पे ये पेड़ है, और उससे उसने फ्रूट खाया और वहां से उसको बीज मिला, है ना, फ्रूट खाया बढ़िया और फ्रूट से सीड निकला। तो देखो बेटा पेड़ से सीड आया है, उसको तो यही देखेगा। लेकिन एक्चुअल में है क्या? पेड़ तो एक इफेक्ट है। कॉज क्या है उसका? कॉज था उसका जो बीज आपने बोया था। कॉजेज एंड इफेक्ट, साइंस इसी पे बेस्ड है। और आपको बताऊं लाइफ की साइंस भी इसी पे बेस्ड है, कॉजेज एंड इफेक्ट। यानी जैसा कॉज आप करोगे लाइफ में, जैसे काम आप करोगे, नेक्स्ट में जो है आपको वैसा ही इफेक्ट मिलेगा। तो साइंस इज ऑल बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट। वैसे ही तभी कहते हैं अच्छे काम किया करो, हैं अच्छे काम करोगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा कभी ना कभी। तो कॉजेज एंड इफेक्ट की कहानी है ये। तो एक्चुअल में भी पूरी साइंस इसी पे बेस्ड है। कॉज आपको, इफेक्ट में तो करंट दिख रहा है, लाइटनिंग जो बिजली गरज रही है बादलों से वो दिख रही है, लेकिन कॉज क्या है उसका? कॉज ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो इसी की स्टडी करके जो ओम है, ओम साइंटिस्ट हैं हमारे, है ना, OHM है, तो उन्होंने क्या दिया है? एक कुछ इस्टेब्लिशमेंट, एक रिलेशनशिप, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना, वो दिया है। और वो बहुत ही आसान है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। चलिए देखिए, इस टाइप का रिलेशन आपने देखा होगा। इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to the potential difference across its ends। पहले क्यों ये पढ़ दी? क्योंकि मुझे पता है ये इंग्लिश देख के ना बिल्कुल दिमाग ऐसे हो जाता है ऊपर नीचे कि मैम इतना सारा क्या लिख दिया। समझो मेरी बात। किसके बीच में रिलेशन है? सबसे पहले तो याद रखो, V वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप है। कब? ये कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप प्रोपोर्शनैलिटी साइन सबको समझ आते होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्या? ये दोनों जो हैं माँ बेटे का रिश्ता है इनका, है। बोलो माँ, मैम माँ बेटा कहाँ से आया? यानी कि अगर बच्चा खुश होगा तो मम्मी भी खुश होंगी, ऐसे दोनों सेम सेम चलेंगे। और अगर बच्चे को ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चों को, या कोई भी छोटे, क्या बोल रही हूँ, बड़े कितने भी बच्चे हैं ना, मम्मी के लिए सब छोटे ही रहते हैं, तो उसको अगर दुख होगा तो माँ को भी दुख होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को ऐसे समझा करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत दिमाग में वायर उलझाया करो। तो बस ये समझो कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, है ना, TNC, बिना उसके तो काम चलता नहीं है। क्या कंडीशन है? इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, और उसमें भी मेन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर बदलेगा तो ओम्स जी का ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। टेम्परेचर, तापमान जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरी बात, ये किसके लिए वैलिड है? कंडक्टर्स के लिए। तो बोलो मैम और क्या होता है? इंसुलेटर। अभी आगे देखोगे सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर किसी के लिए वैलिड नहीं है, मेन कंडक्टर के लिए वैलिड है। सेमीकंडक्टर्स वगैरह तो खैर हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे उनकी कहानी। यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड किसके लिए है? कंडक्टर के लिए मेनली। तो ये डेफिनेशन में यूजुअली मार्क्स लूज क्यों करते हो? क्योंकि आधी आधी बातें पढ़ते हो, है ना। हाफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये तो देख लिया, सिर्फ ये लिखाते हैं, क्या करते हैं एग्जाम में जाएंगे ये लिखाएंगे V = I और हो गया मैम काम, डेफिनेशन में यही का यही छाप देंगे। अरे कंडीशंस भी तो हैं, हर बार वैलिड नहीं है। अगर फिजिकल कंडीशंस सिर्फ टेम्परेचर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। दूसरा किस में है? ये कंडक्टर में।
अब फिर से पढ़ूं डेफिनेशन, अब समझ आएगा। इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to the potential difference across its ends. I hope this is clear. This statement is known as Ohm's law and is fundamental relation of electric circuits. इस पूरी ही statement को Ohm's law कहते हैं और कृपया करके जो है इस definition को note कर दो। Now यहाँ पे हम एक relation establish करेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी question solve करने में। So if V is equal to potential difference applied across the ends of a conductor AB, I strength of current flowing through the conductor, then according to Ohm's law क्या है, V is directly proportional to I। अब अगर पता हो मैथ्स में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन आता है, लेकिन अकेला नहीं आता है। अकेला नहीं मतलब इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। वो आ गया, कौन आ गया? अरे हीरो आ गया हमारा R, जिसका इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, वो आ गया। V is equal to IR। R इज बेसिकली रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट जो है ना कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। यानी आप जो सोच रहे थे इतनी देर से कि करंट तो बह रहा है, उसको क्या है, उसको तो कोई मुश्किलें नहीं है जीवन में, बढ़िया करंट बह रहा है। नहीं बेटा, सिर्फ आप ही नहीं है, हर किसी को देखो तो जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है ही। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की भी यही कहानी है। अब रेजिस्टेंस को मैं इंट्रोड्यूस तो करवाऊंगी, क्या है थोड़ा बहुत समझ गए कि करता क्या है ये। V इज इक्वल टू आई आर, याद रखा करो, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी whose values depend upon the size, nature of the material and temperature of the conductor। किस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, साइज ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। क्यों बोला मैंने 2 बार? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। किस पे डिपेंड करता है? तो ये 3 चीज़ें, मटेरियल का साइज कितना है, उसका नेचर क्या है यानी कौन से टाइप का मटेरियल है वो, एंड तीसरा टेम्परेचर क्या है हमारे कंडक्टर का। क्लियर है? तो जो चीज़ें मैं बोलूँ नोट्स में क्या नोट डाउन करना है आपको, एक तो ओम्स लॉ की पूरी ये स्टेटमेंट, ये 3 लाइन वाली स्टेटमेंट एज इट इज, एंड ये जो है रिलेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाना। क्लियर है? चलिए आगे आइए। R क्या है बता दिया है, R इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या सिंपली आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। इन फैक्ट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब आओ एक्चुअल कहानी बताती हूँ होता क्या है। अगर इस वर्ड का सिंपल इंग्लिश मीनिंग मैं आपको बताऊँ, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस वर्ड सुना है? टू रेजिस्ट, यानी कभी सुना है ऐसी बात कि यार मैंने ना इतना टेस्टी खाना देखा था, डाइटिंग पे होता है कोई, मैंने इतना टेस्टी खाना देखा कि मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाई और मैं खा गई। रेजिस्ट यानी क्या? रुक नहीं पाई। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना। सिंपल इंग्लिश से वर्ड्स को समझा करो। साइंस सोचते हो ना तो अपने आप चीज़ों को डिफिकल्ट कर देते हो। रेजिस्टेंस यानी रेजिस्ट नहीं कर सकी, रोकना। अब यहाँ पे क्या होता है समझो, हमें क्या लग रहा था, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बेटा एक कंडक्टर बनाया है, ठीक है, मैंने एक कंडक्टर बनाया। कंडक्टर में क्या होते हैं बोलोगे मैम? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये बात तो बिल्कुल सही कही। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने कहा ना हाई पोटेंशियल, मान लो A है और ये B है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जब जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनको कोई रुकावटें नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी यार। बीच में जो है ये सीधा सीधा पाथ नहीं है इनका। आगे पढ़ोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट यानी क्या होता है? टकरा टकरा के जा रहे हैं, ये ऐसे सीधे नहीं जा रहे, इधर भिड़े इधर टुके, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ रहा है। वो कौन है? एटम्स। एटम्स जो है ना ये बिल्कुल जो है इनके पाथ को रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे, है ना। पाथ में होता ही है ऐसा, कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो कोई होता है रोकने के लिए, बट इलेक्ट्रॉन कहता है नहीं मैं तो बढ़ूंगा आगे, कैसे भी कोई भी आए। तो आगे ड्रिफ्ट स्पीड वगैरह भी पढ़ाऊंगी। तो ये जो रुकावटें हैं बेटा, ये रुकावटें जो फ्लो रोकती हैं, दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सबसे पहले तो मतलब समझो, डेफिनेशन तो अपने आप याद हो जाएगी। मतलब समझ गए? ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बिल्कुल आराम से नहीं, कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई एटम्स आ रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो इन्हें रोकते हैं, उसी रुकावट को कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो अब ये समझ आ जाएगी डेफिनेशन। क्या बोला है मैंने? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर
टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। ये क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब ग्राफ की बात करें, ग्राफ में बच्चे उलझ जाते हैं, उलझने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ग्राफ बिटवीन v एंड i इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्ट्रेट लाइन बेटा? सेंटर से। तो इस टाइप का ग्राफ आपको दिखेगा व्हेन v और i के बीच में जब आप प्लॉट करो। x y में कुछ भी हो सकता है, v रख लो, i रख लो, या i रख लो, v रख लो, वन एंड द सेम थिंग। This is due to the reason that v is equal to ir represents the equation of a straight line through origin. Clear? चलिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो ये आ गया है, ऐसे 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 लाइन होंगे ना जिग, तो इन्हें हम कहते हैं R, तो ये समझ जाना रेजिस्टेंस है। क्लियर? चलिए अब डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is the ratio of the potential difference across its ends to the strength of the current flowing through it. हमेशा मैं आपको क्या बताती हूँ, एक फॉर्मूला को याद करा करो, बाकी चीजें आप उसी से डिराइव कर सकते हो। तो कहना क्या चाह रही हूँ बताती हूँ। ओम्स लॉ बेटा आपने क्या देखा? V इज इक्वल टू आई आर करके देखा कि नहीं, है ना? और इसको याद नहीं होता है तो साउथ इंडियन में एक नाम नहीं होता है अय्यर, ऐसे बोलता है ना, तो आई आर करके याद कर लिया करो। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, ये हमेशा के लिए याद रख लो, एक ही चीज याद रखना कोई भी। अब आपसे पूछ लिया कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है या रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, R को फाइंड आउट करना है, तो I को नीचे ले आना, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। ऐसा हो गया कि नहीं? तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में भी काम आएंगी एंड इनफैक्ट डेफिनेशंस में भी काम आएगी, तो ये डेफिनेशन उसी पे बेस है। क्लियर है? अब देखो, इनफैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर means the obstruction to the flow of electrons through it. Obstruction यानी क्या? रुकावटें, सारे वही वर्ड्स यूज किए गए हैं। While representing it diagrammatically, this obstruction is represented by hills. हिल बोल रहे हैं यानी ऐसे उबड़ खाबड़ यूं hills बनते हैं ना, वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Now, in case of a connecting wire made of copper, which is a very good conductor, the obstruction offered to the flow of electrons is practically zero, and as such a connecting wire is represented by a straight line without hills. ये बात अच्छे से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। यूजुअली आपको रेजिस्टेंस ऐसे ही दिखाया जाएगा। कुछ केस ऐसे होंगे जब मान लो कोई कॉपर की वायर है, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर है, तो उसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ना के बराबर, जीरो। तो उसमें हम क्या कहते हैं, हिल्स बनाने की जगह एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ ही केसेस में दिखेगा, आपको मेनली रेजिस्टेंस यही याद रखना है, लेकिन अगर किसी केस में आ जाए तो बात समझ जाना। आई होप इट्स क्लियर। एंड जल्दी से जो है ये देखो, ये क्या बता रहा है डायग्राम, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ये बेटा एक कंडक्टर है ना, यहाँ पे वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन बहना चाह रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं कि मुझे फ्लो करने दो, कह रहे हैं कि मुझे फ्लो करने दो, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है ये देखो, ये रुकावटें लाने वाला। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही सिंपली क्या समझा करो, ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट। क्लियर है बिल्कुल? डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आगे बढ़ते हैं। A material is a good conductor if it has low resistance. On the other hand, a material which has a high resistance is called a bad conductor or an insulator. बहुत ही शायद ऑब्वियस सी बात है। देखो, वो कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के लिए रुकावट कम है, जहाँ रुकावटें कम होगी स्मूथ जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस गाड़ियाँ साइकिल वगैरह चलाते हो कि नहीं, अरे पीछे बैठे तो होगे, तो यानी क्या, जब कोई रोड बहुत ही प्लेन हो, मतलब कोई स्पीड ब्रेकर नहीं हो, बिल्कुल ना कोई भी जो है पॉट होल्स नहीं हो, कोई भी गड्ढे जिसे हम कहते हैं नहीं हो, तो कितनी स्मूथली जो है गाड़ी बिल्कुल भगा के जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर रोड पे बहुत ऑब्स्टिकल्स हो, मान लो बारिश का मौसम है, इतने सारे गड्ढे हैं और जो है स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो गाड़ी कैसे चलती है, धीरे धीरे। सिमिलरली इसी केस में अगर रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावटें कम होंगी, तो बेहतर फ्लो होगा, तो यानी वो बेटर कंडक्टर है। एंड अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है, रुकावटें ज़्यादा हैं और करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, दैट विल बी एन इंसुलेटर कह लो या बैड कंडक्टर कह लो। चलिए समझ आ गया। बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इवन अ वेरी गुड कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस दो नेग्लिजिबल। ये बात दिमाग में बिठा लेना, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, पॉइंट कुछ पॉइंट में भी रेजिस्टेंस होता ही है, कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल हो, शायद आप उसको क्वेश्चन में लो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा रेजिस्टेंस रहता ही है। ऑलराइट, चलिए
यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली आपको जैसा है ना एक सर्किट टाइप का दिख रहा है, ऑल्दो ये 3D है। इसमें क्या लिया है अपन ने, एक सेल लिया है, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये वोल्टेज है। और यहाँ पे ये जो आपको रेजिस्टर दिख रहा है, देखो अगर ऑब्जर्व कर पाओ तो जब रेजिस्टर पे आ रहा है कैसे धीरे हो जा रही है उसकी स्पीड, ऐसे ऐसे होके आना पड़ रहा है, तभी रेजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, हिल्स की तरह जैसे रुकावटें आई हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यूनिट देना तो हम भूल नहीं सकते हैं, SI यूनिट होती है ये, उसमें से पहले भी पूछ चुकी हूँ और आज भी पूछूंगी। जल्दी से मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताओ SI का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको याद हो वो बता सकते हैं। SI यूनिट करके हम कहते हैं, तो उसमें SI जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है, पता भी होनी चाहिए, तो उसका फुल फॉर्म मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो SI यूनिट हमने बाकी सबकी भी देखी थी, रेजिस्टेंस की भी देखेंगे। SI यूनिट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड ओम। क्योंकि भाई देखो, जो साइंटिस्ट इतनी मेहनत करते हैं उन्हें थोड़ा हम जो है दे सकते हैं डेडिकेशन, उनके जो है उसमें कोई नाम दे दें तो भाई ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो है हमने लगा दी यूनिट, तो ओम होती है। अब ओम बार बार लिखोगे तो नहीं, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे सिंबल से, ऐसा बनाओगे यूं और यूं, इस सिंबल से हम ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपको रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 2 ओम, तो ये समझ जाओगे कि भाई ये क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। क्या हो गया मैम, ये क्या बोल दिया, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी है बेटा। देखो V इज इक्वल टू IR बोला था याद करने को, तो R क्या है, V अपॉन I। अब सबकी इसमें यूनिट प्लेस कर दो, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 ओम, रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 ओम, वोल्ट क्या हो गया, 1 वोल्ट, वोल्टेज क्या हो गया, 1 वोल्ट, और करंट हो गया 1 एम्पियर। तो इसी के बेस पे ये डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। across its end लाइन हमेशा सुनोगे, क्यों, क्योंकि 2 एंड आते ही हैं उसमें, हाई और लो पोटेंशियल वाले। तो इस टाइप की चीज़ दी गई है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा, सही आए गलत आए याद हो जितना, बता दो SI का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि फॉर्मूलाज यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेजिस्टेंस तो हम समझ जाते हैं, अब इसी से रिलेटेड 2-3 वर्ड्स आप सुनोगे, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, तो कुछ कुछ सिमिलर वर्ड्स में दिमाग की जो है वायर्स उलझ जाती हैं। तो समझो मेरी बात, रेजिस्टेंस एक छोटे से शब्द से मैं समझा दूंगी, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रेजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है या एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि कैंडल से जो है, कैंडल से लाइट आ रही है, तो बेटा कैंडल क्या हो गया, कैंडल ऑब्जेक्ट है, और उससे जो लाइट निकल के आई, लाइट होती है उसकी प्रॉपर्टी। कैंडल का काम क्या है, कैंडल कब जलाते हो यार, बत्ती बुझ गई तो कैंडल जलाई, है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे सेम कहानी है, रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टर कोई ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको किसी क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे दिया हुआ है, अपन इसी को पढ़ते हैं। अ रेजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डिजायरेबल वैल्यू, यानी रेजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है और उसी में रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो ऑब्जेक्ट हुआ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस कितना हो गया उसका, 4 ओम। Thus a resistor is an object and resistance is its electrical property due to which it opposes electric current. Whenever we say that we have a resistance of 5 ohm, it means that there is a resistor which offers a resistance of 5 ohm। यानी जब भी आप देखोगे इतना इतना रेजिस्टेंस दिया है, मतलब एक रेजिस्टर है और वो ऑफर कर रहा है आपको कि इतना जो है आप ले सकते हो आपका रेजिस्टेंस। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन डाउट आता है बच्चों को तो मैंने क्लियर कर दिया होगा होपफुली। चलिए आगे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सवाल ये आता है, ज़रूर सवाल आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाओ और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप इसे नोट डाउन करना,
क्योंकि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में ही समझ जाओगे आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करो, एक सर्किट डायग्राम जो है बेटा मेरे साथ बनाओ। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम मैं बना रही हूँ, इसे ड्रॉ करो और इसके बाद जो है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन एक स्विच ले लेंगे ऐसे, आप चाहो तो आप भी स्केल से बना सकते हो बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंडक्टर ले लेती हूँ और ऐसा इसको अपन ड्रॉ करते हैं। चलिए क्या बनाया है मैंने, एक सर्किट डायग्राम बनाया है। खाली क्यों है इसको मैं फिलअप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है एक बैटरी, ठीक है। यहाँ पे एक ले ली बैटरी और यहाँ पे मैंने ले लिया स्विच, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक स्विच और यहाँ मैं चाह रही हूँ कि अपन एक रेजिस्टर भी ले ही लेते हैं, ठीक है। इस साइड अपन ले लेते हैं रेजिस्टर, क्योंकि अब रेजिस्टर मुझे लगता है सबको समझ आ गया है, क्लियर है। ये क्या बनाया है मैंने, ये मैंने एक सर्किट बनाया है, इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे कौन है, अंदर बैठे हुए हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ओके। साथ में ड्रॉ करते जाओ, कहानी आसान हो जाएगी। चलिए अब समझो मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं। बेसिक बताऊंगी, बेसिक चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ बेटा, यहाँ पे मान लो एक कंडक्टर है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक बैटरी दिख रहा है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इतना हमें पता है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज। तो जाहिर सी बात नहीं है कि ये अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। अट्रैक्ट होगा मतलब क्या, बैठा तो नहीं रहेगा, अट्रैक्ट होगा तो जाएगा उसके पास। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं। एक्चुअल काम ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ पे। तो करंट कैसे जाएगा, हमेशा क्लियरली मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था आपको, करंट जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाए उससे उल्टा ही जाएगा, और उसकी बैक स्टोरी भी बता दी थी क्या होती है। तो यानी आपको क्या दिखेगा, करंट कुछ यूं जाता हुआ दिखेगा आपको, जो है करंट आई से डिनोट करूंगी। अब मैं, मुझे लगता है, उम्मीद है कि बहुत डाउट नहीं आएगा, आपको जो है करंट ऐसे जाता हुआ दिखेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन ने फ्लो क्यों किया, ये भी समझ गए क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अट्रैक्शन हुआ, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंड ये कहानी चली है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस चलता किस कॉन्सेप्ट पे है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले हैं, कहानी क्या हुई है। आई होप इट्स वेरी क्लियर, इतना बेसिक चीज समझे हो। अब आओ, इन अ मेटालिक कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन रैंडम मोशन, थर्मल मोशन, ठीक है। The motion of these electrons is so random that at a given time, the number of electrons crossing any cross-sectional area to the left is equal to the number of those electrons crossing that area to the right, and hence there is no current. क्या समझ आई कहानी, देखो अभी मैंने आपको बेसिक बताया, पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनके पाथ पे रुकावटें तो आती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये फ्रीली फ्लो कर रहे हैं, इधर से जाएंगे उधर से फ्लो करेंगे तो क्या आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ले लो, आप एटम ले लो, उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अब देखो मेटालिक कंडक्टर में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक तो बहुत सारे होते हैं बेटा, मैं अभी तो यहाँ इतने बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने बनाऊंगी ना आपको दिखाई नहीं देंगे वो इतने। वैसे एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो कितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, रैंडम थर्मल मोशन में चलते फिरते रहते हैं, इधर उधर भिड़ते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। इतना रैंडम होता है इनका मोशन कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ये एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, जैसे कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये कंडक्टर है, इसका ये एक क्रॉस सेक्शन लेफ्ट साइड, इसका ये एक क्रॉस सेक्शन लेफ्ट राइट साइड। तो यहाँ का मोशन और यहाँ का मोशन इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है मतलब कोई भी करंट फ्लो करता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, तो ये जो रैंडम इनका मोशन रहता है ना, ऑल्दो बात सही है आपकी कि मैम अट्रैक्ट होके वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन अब अकेले थोड़ी ना बैठे रहेंगे। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, आपको इधर तक जाना है ना, इधर तक जाने के लिए भी यहाँ पे इधर तक जाना है, तो इधर तक जाने के लिए अब आपको मोशन तो करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे रुकावटें हैं, तो आप घूम के गए इधर से, तो मोशन तो चल ही रहा है लेफ्ट और राइट साइड दोनों, तो मोशन इक्वल हो जाता है। जब नेट मोशन निकालते हैं इक्वल आ जाता है, यानी कोई करंट नहीं फ्लो करता।
So when a potential difference is applied across the ends of the conductor, these free electrons start drifting from the negative end of the conductor to the positive end. जैसे ही potential difference लगाया, potential difference इसलिए important है. मैंने कहा अगर दोनों जगह सेम चीज़ होंगी तो कोई क्यों ही जाएगा. अगर difference आएगा यानी एक के पास high है एक के पास low है, तभी तो movement होगा. Okay, I hope this is very clear. अब मैंने बताया इसकी स्पीड को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड. ड्रिफ्ट स्पीड यानी जो है झूल झूल के जाना, इधर उधर ठुकते हो. यानी मैं चल रही हूँ यहाँ पे मैं टकरा गई, यहाँ पे टकरा गई, यहाँ टकरा गई, टकराते हुए अपना मोशन करना, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड. अब मेरी जैसी डेफिनेशन मत लिखना, टकराते हुए. आपके लिए मैंने यहाँ बना रखी है एक डेफिनेशन. द एवरेज स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर having a potential difference across its ends is called the drift speed. ड्रिफ्ट स्पीड फिर से बताना चाहूँगी, हायर क्लासेस में ये आप और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी समझना इसे ज़रूरी है. ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में मूवमेंट करते हैं. क्लियर है. इट इज दिस ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट. As the electrons drift, these collide with the atoms of the metallic conductor. पहले ही बता दिया मैंने, जैसे ही ये ड्रिफ्ट करेंगे एटम से कोलाइड करेंगे. These collisions obstruct the drift of the electrons and it is this obstruction to the drifting electrons which is the cause of electrical resistance. मतलब समझ रहे हो कितनी प्यारी कहानी हो रही है. एक का कॉज दूसरे का इफेक्ट, एक का कॉज दूसरे का इफेक्ट. यानी ड्रिफ्ट स्पीड हुई, क्यों हुई वो भी हम समझ गए. अब उसकी वजह से वो टकराएगा भी एटम से, तो वो जो टकराव है वो क्या कॉज करेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. मतलब तू है तो मैं हूं वाली चीज हो गई कि नहीं. तो यही चीजें आपको अच्छे से समझनी है, रटना नहीं कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रट रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड नहीं. समझ गए क्या कॉन्सेप्ट चला है, बिल्कुल इजी. देखो इनका रैंडम मोशन आया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया, ड्रिफ्ट स्पीड इधर उधर चल रहे हैं, कहीं पे टकरा गए, वो टकराव जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा करता है. आई होप इट्स वेरी क्लियर. चलिए, the following few points are worth mentioning because the above description of current flowing through a conductor is oversimplified. यानी ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड कुछ सिंपल पॉइंट्स दूंगी मैं आपको. बहुत ज़्यादा जो टॉपिक बोल दूँ समझा करो कि बहुत ज़्यादा आपको उस पर प्रेशर नहीं डालना है कि यार इसको तो रटना ही है, आपको सिर्फ समझनी है ये बातें. पॉइंट नंबर 1, the speed of the electrons in their random thermal motion is around 10 to the power 5 meter per second. रैंडमली जब मोशन कर रहे हैं, यानी कोई भी उनको प्रेशर नहीं है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तब क्या होती है, स्पीड अप्रॉक्स 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. ऑन द अदर हैंड जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जो होती है 10 टू द पावर -4 मीटर्स पर सेकेंड. क्लियर है, ये 2 पॉइंट हुए. नेक्स्ट आओ, नंबर 3. It should be noted that drift speed determines only the strength of the current and not the speed with which current travels. Next, the speed of current is equal to the speed of propagation of EM यानी electromagnetic wave along the conductor which is nearly equal to the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. nearly equal रहती है किसकी, speed of current की. It is due to this reason that a bulb lights up immediately when it is switched on even if the source of electric supply is far away from it. क्या समझे भाई, बोलो मैम इतनी इंग्लिश पढ़ ली, सब ऊपर से गया है. समझो मेरी बात, मैं इसलिए इतना सारा एक साथ पढ़ती हूँ, मुझे पता है इस चीज़ों में डाउट करते हो, यहीं पे डरते हो, कुछ भी नहीं है. बस मैं एक सवाल पूछूंगी, कहीं ना कहीं मन में आता होगा ना कि यार स्विच यहाँ लगा है, घर में जो स्विच हो उसको आपको स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच है, उधर पंखा है, कैसे चला. और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ टाइम आपका लग रहा है, विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड आपने बस चालू किया और यहाँ पे पंखा चालू हो गया. तो इतना स्पीड कैसे है इसका, तो ये कॉन्सेप्ट है. क्या कहा गया है, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलॉन्ग द कंडक्टर. जो ईएम की वेव चलती है, ईएम वेव हायर क्लासेस का टॉपिक है, अभी के लिए समझो. ये जो इलेक्ट्रॉन्स चले हैं और मैग्नेटिज्म तभी तो पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में. ये ईएम वेव चली है, उसकी स्पीड पता है क्या हो जाती है, नियरली इक्वल हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. भाई स्पीड ऑफ लाइट समझते हो, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, कितनी तेजी से दौड़ती है स्पीड. तो वैसे ही करंट की स्पीड हो जाती है ईएम वेव के इक्वल, कंडक्टर में नियरली मानते हैं तो अप्रॉक्स इसको ले लिया जाता है. तभी तो जो आप ऑन करते हो स्विच और लाइट है, पंखे हैं, एकदम क्विकली टर्न ऑन हो जाते हैं. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. चलिए, टाइम टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस. देखो क्वेश्चंस की कहानी बता देती हूँ. एमसीक्यूज हम अलग से सॉल्व करते हैं, अलग वीडियो में 3 लेवल में सॉल्व करा जाता है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला बताया है
तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अगेन जिस स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है कि यार हमसे सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, तो रुकना नहीं है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। तब तक मैं जो है आपको अप्रोच सिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज़ 1 ohm resistance. It draws a current of 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt. Calculate the resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in resistance. मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इस टाइम पे नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी अभी पढ़ा है। बस मेरा मेन क्या है मोटिव, आप अप्रोच समझो कि इससे 10 गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन आए या और इजी क्वेश्चन आए, वो आप सब सॉल्व कर सकते हो। तो अप्रोच कैसी है देखो, सबसे पहले हमेशा बताती हूँ क्वेश्चन में क्या लिख लो। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑलरेडी उन्हें तो बिल्कुल पता है कि पलक मैम अभी यही बोलेंगी कि सबसे पहले गिवन लिख दो, है ना, तो वो काम करके बैठ गए होंगे। गिवन यानी क्या, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो फिर से ये सवाल होगा मैम क्वेश्चन में तो दिया है, हम क्यों मेहनत करें। मेहनत काय की करनी है समझो। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया है वर्ड प्रॉब्लम, शब्दों में लिखा है, आपको क्या करना है, आपको सिंबल के साथ लिखना है। जैसे आपको दिया है टॉर्च बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ओम है, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। करंट को कैसे डिनोट करते हो, कैपिटल आई से, तो कैपिटल आई करके 0.3 एम्पियर लिखो। फिर क्या दिया है, सोर्स ऑफ 3 वोल्ट, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है 3 वोल्ट। निकालना क्या है आपको, जब ये बल्ब जला दिया तो रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा ही कुछ बोला है। तो जब मैंने आपको ऐसे लिखवाया और आपने जो फॉर्मूलाज लिखे थे वो इसी फॉर्म में होते हैं कि नहीं, सिंबल के फॉर्म में, तो जब आप गिवन लिख दोगे 3-4 चीज़ें दिखेंगी, फॉर्मूला अपने आप याद आएगा। गलती कहाँ होती है फिजिक्स में, फॉर्मूला लिख लेते हो कॉपी में, और कुछ बच्चे तो मैंने देखे हैं सारे फॉर्मूला बिल्कुल ज़बानी याद होते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अप्रोच तो समझो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। गिवन लिख दिया करो तो दिमाग में घूमेगा कि इससे रिलेटेड क्या हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, इन 3 शब्दों से V, I और R से रिलेटेड, तो बिल्कुल पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला है वो, ओम्स लॉ है। सब्जेक्टिव अगर लिखोगे तो पूरा लिखना विद ओम्स लॉ, और ओलंपियाड में तो आपको लिखने का आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो सिंपली लिखना V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला है। निकालना क्या है आपको, रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, चलेगा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूर ये सवाल आएगा मन में कि मैम रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया है, फिर क्यों कह रहे हैं। बेटा ये रेजिस्टेंस तब दिया है जब बल्ब जो है ठंडा पड़ा हुआ है, अभी चालू नहीं किया है, तब का रेजिस्टेंस है। तो जब बल्ब चालू करोगे कहानी देखो क्या होती है, V है 3, I है 0.3, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पॉइंट हटाओ, ऊपर 30, तो ये 1 और ये 10, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, R इज इक्वल टू 10, यूनिट क्या लगेगी, ओम। दिस इज योर आंसर। फर्क दिख रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। ये क्या बताओगे कि पहले जो है रेजिस्टेंस 1 ओम था, अब 10 ओम है। काफ़ी आसान सा आंसर हो सकता है, पर मैं चाहती हूँ आप दो आंसर, मैं थोड़ा सा देर दे रही हूँ, कुछ सेकंड्स दूंगी, चंद सेकंड, जल्दी से इसका आंसर मुझे कहाँ बताओ, कमेंट सेक्शन में। किस किस को पता है, कुछ भी जो आपको लगता है आपका कॉन्सेप्ट, या अगर अच्छे से सुना हो, पीछे भी मैंने बताया था रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्यों आता है। आपको पहले 1 ओम दिख रहा है और अभी 10 ओम, ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब बल्ब चालू करने पे ऐसा क्या हो गया कि रेजिस्टेंस में ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर मुझे मिल चुका होगा जिसको आता है। अब जिसको ये बात समझ नहीं आई सुनो, पीछे मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस ये ओम्स लॉ टेम्परेचर पे बड़ा डिपेंड करता है। तो अब बेटा आप ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, आप अगर कोई भी जो है इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह है उसको आप अगर ऑन करते हो, है ना, पहले बल्ब ठंडा होता है, करना कभी ऑब्जर्व, पहले बल्ब ठंडा होता है, पुराने वो जो येलो कलर के बल्ब नहीं होते हैं उनको देखना, ऑन करोगे, थोड़ी देर बाद, थोड़ी यानी बहुत देर बाद, अगर मान लो आपने बल्ब ऑन रखा है तो उसके बाद बल्ब को जाकर टच करोगे ना, बल्ब गर्म हो जाता है, हल्का सा गर्म होता है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, ये गर्म हुआ यानी क्या, टेम्परेचर बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 3 पॉइंट मैंने पीछे बताए थे, नोट किए थे कि नहीं, और नहीं किए हो तो जब जागो तब सवेरा, अभी नोट कर लो। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 3 प्रॉपर्टीज़ थी, उसमें से एक टेम्परेचर था, 2 जो है आप याद करो, क्या थी वो 2 प्रॉपर्टीज़, मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, टेम्परेचर बढ़ा तभी जो है ये रेजिस्टेंस बढ़ गया है। एंड जिसका ये आंसर आया है बहुत ही अच्छी बात है,
कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम हमें भी निकालना है आंसर, तो कोई बात नहीं, आपके लिए आ चुका है होमवर्क नंबर 1। क्या है? सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस सॉल्व करके आंसर बताने हैं मुझे। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। कैसे बताओगे आंसर, उसका इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुन लो, बिल्कुल भगो नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आंसर आप HW या पूरा होमवर्क लिख के 1 करके बताना, और ये ए ऑप्शन है तो ए का आंसर बताओ क्या आया है, बी ऑप्शन है बी का आंसर। रैंडमली आंसर लिख के मत भेजो, मुझे समझ ही नहीं आता है कि किस क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने, ठीक है। सिर्फ छोटा सा काम करो, होमवर्क नंबर 1 है, लिखो ए का आंसर क्या है और बी का आंसर क्या है। क्लियर है? चलो अब मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेती हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन तो नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर ए है एक्चुअली। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। क्या है क्वेश्चन? कितना करंट आएगा एक इलेक्ट्रिक जो है सोर्स से, एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, जिसमें 220 वोल्ट है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, रेजिस्टेंस आपको 1200 दिया है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको करंट निकालना है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। मुझे लगता है कुछ बच्चे इतने फास्ट होंगे कि अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आंसर आ चुका होगा। टाइपिंग तो वैसे ही फास्ट करते हो, सॉल्व भी फास्ट कर लो। और क्वेश्चन बी पढ़ के बताती हूँ। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। यानी इधर भी करंट निकालना है, इधर भी। और बेटा देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? रेजिस्टेंस का। सो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। उम्मीद करती हूँ सबके आंसर जो है मुझे देखने को मिलेंगे। आंसर सही है या गलत वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। ऑलराइट, चलिए इतना क्लियर है। अब शुरुआत करते हैं एक और, जो मैंने आपको हेडिंग में ही टॉपिक बता दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। जैसे पीछे मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है वो जानना ज़रूरी है। टेम्परेचर एक फैक्टर हो गया था, नेचर मटेरियल का, और जो है साइज क्या है कंडक्टर का, इन सब पे डिपेंड करता है। सेट अप द सेम सर्किट एज वी डिड टू वेरीफाई ओम्स लॉ एंड मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यानी ये पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओम्स लॉ में जैसे सेटअप किया था वैसे ही सेटअप से आपको रेजिस्टिविटी के बारे में पता चलेगा। नाउ रेजिस्टिविटी होता क्या है पहले ये समझो। रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे रेजिस्टर बताया था ना, तो रेजिस्टर तो मानती हूँ ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है। इसका दूसरा नाम अच्छे से याद रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है इसे। नाउ रिप्लेस द वायर ए बी विथ अनदर वन सेम ऑफ द मटेरियल बट थिकनेस डबल ऑफ इट्स लेंथ। यानी क्या? कुछ भी नहीं, आपने ऐसा कोई एक सेटअप किया था, है ना, ऐसा कोई एक सेटअप था, यहाँ पे कंडक्टर की जगह बल्ब लगा देते हैं अपन। कंडक्टर की जगह यहाँ पे मान लो एक बल्ब लगा दिया अपन ने, ठीक है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। अब समझो क्या हो रही है कहानी। आपको कहा जा रहा है ये जो वायर आपने ली है ना, इस वायर की जगह दूसरी वायर ले लो जिसकी थिकनेस क्या होगी? डबल होगी। क्या है? अनदर वन ऑफ सेम मटेरियल एंड थिकनेस बट ऑफ डबल लेंथ। यानी इसकी लेंथ डबल होगी, थिकनेस नहीं, लेंथ डबल होगी। लेंथ यानी क्या होती है? लंबाई डबल हो जाएगी। मेजर इट्स रेजिस्टेंस बाय मेजरिंग वी एंड आई। इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज डबल दैट ऑफ द वायर ए बी। यानी जब आपने क्या किया, आपने वायर का लेंथ, लंबाई बढ़ा दी है ना, पहले कुछ थी मीटर, अब कुछ आगे बढ़ा दिया आपने। लेंथ जब आपने क्या कर दी बेटा? डबल कर दी, 2 टाइम्स कर दी, तो रेजिस्टेंस भी ये पाया गया कि 2 टाइम्स हो गया। यानी पहला पॉइंट क्या मिलता है आपको? दिस मीन्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो रेजिस्टेंस, ये वाली ऑब्जर्वेशन आपको लिख के रखनी है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। L बताता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे पहले मान लो 2 मीटर थी, अब आपने 5 मीटर कर दी, तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, सबसे पहला डिपेंडेंसी। आ रहे हैं आगे मेन जो कॉन्सेप्ट आएगा उस पर। दूसरा एरिया पे डिपेंडेंसी। देखो ये जो वायर थी हमने पहले ली थी, उसको फिर से रिप्लेस कर दो, मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन आधा कर दो। क्रॉस सेक्शन यानी क्या? जैसे मान लो ऐसी वायर थी, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है हमने क्या कर दिया है? आधा कर दिया, यानी कुछ इस तरह
आधी कर दिया ये वायर, इतनी सी हो गई अब, ठीक है। क्रॉस सेक्शन यानी एरिया आपने कम कर दिया, क्रॉस सेक्शन कम किया यानी क्या, एरिया कम कर दिया। तो दिस मीन्स क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर मेजर्ड बाय यूजिंग द रिलेशन, इट इज नाउ ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। क्या समझे? बोलोगे मैम लेंथ में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, यानी लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन एरिया के साथ इसकी उल्टी गिनती है भाई। उल्टी गिनती यानी क्या, अगर एरिया आपने कम कर दिया ना बेटा, वायर का एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस को बहुत खुशी होती है, वो बड़ा हो जाता है। ये भाई बहन वाला रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मैं भाई बहन वाला रिलेशन कहती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बहन क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। एक को चाहिए कि जो है ये वाला चैनल चलाओ, दूसरा कहेगा नहीं मेरा वाला चैनल चलाओ, तो यानी ऊपर नीचे चलती रहती है। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कैसा है, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी। दो चीज़ें अभी के अभी हमने क्या पढ़ ली, दो चीज़ें हमने ये पढ़ी, एक तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। ये दो चीज़ें आपकी नोटबुक्स में नोटेड होनी चाहिए। चलिए, नाउ आपको कुछ नहीं करना है, नाउ रिप्लेस द वायर ए बी ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट ऑफ सम अदर मटेरियल। अब मटेरियल आपने बदल दिया है, जैसे कॉपर का है तो निकल का, यानी मटेरियल आपने बदल दिया। सो इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज डिफरेंट फ्रॉम वायर ए बी। तो क्लियरली पिछले शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द नेचर पे भी करता है, यानी जो आपने मटेरियल लिया है उसके नेचर पे बिल्कुल डिपेंड करेगा वो। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन किस पे, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A। तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, L अपॉन A ऐसे करके लिख सकती हूँ। R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और A से इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने लिखा। अब ऑफ कोर्स बोलो मैम आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखा है, मतलब इसको आप हटाओगे, समझ रहे हैं हम, तो आगे वही बताऊंगी मैं। देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है बेटा, ये L है, L अपॉन A। अब ये साइन को मैं हटाऊंगी तो ऑफ कोर्स कोई तो नई क्वांटिटी आएगी, ऐसा तो नहीं है भाई ऐसे ही साइन हटा दो। कौन आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज ऐसा कोई साइन यूं बनेगा, रो है ये, और इसी का नाम है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं ऐसे ही डिराइव हुआ था, क्यों यार, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हटाया साइन तो आ गया RI, और वैसे ही इसी का भाई रो भी ऐसे ही आया है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ऐसा साइन है, ये हटाया तो आ गया रो LA, इसे रो कहते हैं, इसका नाम है रो। और है क्या ये एक्चुअल में, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो ये नोट डाउन कर लेना बिल्कुल, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। Resistivity depends on the nature of the material of the conductor and also on temperature। जैसे रेजिस्टेंस है वैसे ही रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, जो कंडक्टर का नेचर है, यानी मटेरियल बदला आपने तो रेजिस्टिविटी भी बदलेगी, टेम्परेचर बदला तो भी बदलेगी। जैसे पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, पहले 1 ओम था रेजिस्टेंस, जब ठंडा पड़ा था लाइट बल्ब चालू नहीं किया था, और जब चालू कर दिया तो 10 ओम। क्यों फर्क आया, क्योंकि डिपेंड करता होगा ना, मान लो है ना, आपको क्या डिपेंड करता है कि आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, लगता है ना कि मार्क्स सही नहीं आए तो आपका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं। और कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हो सकता है ना आप उसकी बात नहीं मानो कि ये कुछ बोलेगा मैं क्यों मानूं यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर पे और टेम्परेचर पे, तो इनके बदलने से रेजिस्टिविटी पे बिल्कुल इफेक्ट आएगा। ऑलराइट, it is to be noted that rho has entered in equation 3 on account of observation, where we found that by changing the nature of the material of wire, लेंथ बदला आपने, लेंथ सेम रखा है, एरिया सेम रखा है, फिर भी सिर्फ आपने मटेरियल बदल दिया तब भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस। यानी लेंथ भी सेम रखी है, एरिया भी सेम है, सिर्फ मटेरियल में फर्क है, तब भी आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। ऑलराइट, चलिए डेफिनेशन कैसे दोगे रेजिस्टिविटी की, काफ़ी आसान सी चीज़ है। अगर आपने लेंथ ले ली 1 मीटर, एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, देन इस रिलेशन से, कौन सा रिलेशन है बेटा, R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख के रखना, जो फॉर्मूला बोल रही हूँ ये फॉर्मूला
लिखा होना चाहिए। कैसे डिफाइन करोगे इसको, आप कैसे डिफाइन करोगे, तो कुछ नहीं है, यूनिट्स की वैल्यू प्लेस कर दो और यहाँ आ गई एक सुंदर सी डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube. और आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? Resistivity of a material is also defined as the resistance offered by a cylindrical conductor of the material of cross-sectional area 1 meter square and length 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite ends of the cylinder. यानी ये क्यूब की बात कर ली और यहाँ पे इन्होंने सिलेंडर की भी बात कर ली है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। इस टाइप से जो है आपको डिफरेंट कंडक्टर्स आएंगे तो आप रेजिस्टिविटी को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और उसी के बेसिस पे मीटर या एरिया लोगे तो मीटर स्क्वायर के बेसिस पे डिफाइन करो। काफ़ी आसान है, इसमें कुछ भी आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है। आइए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, बिना यूनिट तो यार मतलब खेल ही नहीं है इन प्रॉपर्टीज़ का। तो कैसे निकालोगे यूनिट? वेरी इजी है बेटा, देखो ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब आपको रो का निकालना है यूनिट, तो इन दोनों चीज़ों को ले आओ लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे ले आए तो रो क्या हो गया? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगेन गलती कहाँ करते हो? दोनों चीज़ों को बेटा याद मत करना कि R इसके इक्वल होता है, रो इसके इक्वल। लर्न ओनली दिस वन फॉर्मूला एंड इफ एनीथिंग इज आस्क्ड आप इसी में से डिराइव कर सकते हो। मैं ये सजेशंस क्यों देती हूँ? क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती है, फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हो। इससे अच्छा एक ही चीज़ को याद रखो और दूसरी उससे डिराइव हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो रो क्या हो गया? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब बेटा ये देखो यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, समझ जाओ ना, ठीक। अब आर क्या है? आर की यूनिट क्या है? ओम है, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर में लिखते हो। एल की क्या है? मीटर है। तो ये मीटर से ये कट क्या हो गई? ओम मीटर। देखो एम मीटर नहीं है, ये है ओम और मीटर। ये जहां भी दिख जाए, ये जहां भी दिख जाए, यानी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए 4 ओम मीटर, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? रेजिस्टिविटी बताना चाह रहे हैं। यूनिट का इंपॉर्टेंस यहाँ भी बहुत रहता है, तो यही बात लिखी है यहाँ पे। सिंस यूनिट ऑफ आर इज ओम, दैट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड ऑफ ए एरिया इज मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ रो ऐसे निकाल लोगे, दैट इज ओम मीटर। ये आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। जो जो चीज़ें बताती हूँ उसे नोट डाउन करते जाया करो। ये फॉर्मूला भी अपन को अच्छे से याद रखना है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू रेजिस्टिविटी के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बदलोगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी जो है चेंज हो रही है। तो कुछ कंसिडरेशन लेके हमने जो है अल्फा की वैल्यू निकाली है। अल्फा यानी क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। The resistivity of a material is not constant but changes with temperature. If ρ1 and ρ2, इसे मैं P नहीं कहूँगी, रो कहूँगी क्योंकि रेजिस्टिविटी है ये, इसको ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। If ρ1 and ρ2 are the values of resistivity of a material at temperatures T1 degree Celsius and T2 degree Celsius respectively, then temperature coefficient of resistivity is defined as। अब सोचते कभी कभार ये हो ये कहानी क्या चल रही है, तो फिर से मैं एक बात कहूँगी, कभी कभार हम कहते हैं कि कुछ चीज़ों को कंसिडर कर लिया करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मैं बता रही हूँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो उसमें हमने क्या माना कि बेटा मान लो ρ1 एक रेजिस्टिविटी है और ρ2 एक रेजिस्टिविटी है। काम किस में आएगा ये? जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और इन्हीं से रिलेटेड टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू दे दी जाएगी, अभी तो हम वेरिएबल लिख रहे हैं, और T2 डिग्री सेल्सियस। तो इस बेस पे अल्फा, अल्फा यानी क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। कैसे डिफाइन कर सकते हो? ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। बोलो मैम क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, इस चीज को याद रखोगे तो भी चलेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। क्या बोला जा रहा है? चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज यानी बदलाव। पहले क्या थी? P1, फिर क्या हो गई? P2। तो चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी
रो वन माइनस रो टू, पी नहीं है, रो टू माइनस रो वन। क्लियर है? क्या समझ रहे हो? रो टू सेकेंड वाली है, बाद में जो हो गई रो वन फर्स्ट वाली है। चेंज कैसे बताओगे? अरे जैसे कि मान लो हमने जो है हमने एक क्लॉथ लिया है ना, क्लॉथ लिया है, 2 मीटर का कपड़ा लिया है ना, अब उसको जो है हमने कुछ भी मान लो खींच खाच के हमने क्या कर दिया उसको 5 मीटर का, तो कितना चेंज हो गई लेंथ? कितना चेंज हो गई? बोलोगे मैम 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये चीज़ नॉर्मली तो करते हो, जब फिजिक्स में करा दो या दूसरे नाम लेके करा दो कंफ्यूज हो जाते हो। क्या कंफ्यूज होना है? सिंपली ऐसे सॉल्व करो। चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होगा? पहले थी रो वन, अब हो गई रो टू, तो चेंज हो जाएगा रो टू माइनस रो वन। एक तो ये चीज़ आ गई। फिर क्या दिया है फॉर्मूले में? नीचे ओरिजिनल रेजिस्टिविटी लिखना है। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी थी रो वन इंटू राइज इन टेम्परेचर। राइज यानी टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो बेटा पहले टेम्परेचर था T1, फिर बढ़ के कितना हो गया T1, तो T2 बढ़ा कितना, तो T2 माइनस T1। ओके, T2 माइनस T1, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये याद भले ही हो ना हो, ये चीज़ को आपको याद रखना है। नोट डाउन कर लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे, बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, पहले ही कह दिया मैंने। आपको मेनली क्वेश्चंस फोकस करने हैं इस पे। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले मैंने बता दिया है, उसी वे में लिखना। पहले ये लिखो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। उसके बाद ये चीज़ लिखना, ठीक है? तो आपको याद ये रखना है मेनली। क्लियर है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ऐसे फॉर्मूलाज रटने बैठ जाते हो, मुझे पता है ना, मुझे पता है क्या करते हो, रटोगे इसको रो टू माइनस रो वन रो टू। अरे कर क्या रहे थे हम, ये तो समझो, सिर्फ चेंज निकाल रहे थे। तो क्वेश्चन में मान लो कुछ भी दिया हो, पहले रेजिस्टिविटी आपको दी हो, पहली रेजिस्टिविटी 10 हो, फिर 20 हो गई हो, टेम्परेचर पहले 50 हो, तो फिर 100 हो गया हो, है ये क्वेश्चन है, मान लो ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस। तो आप जो है कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट? कुछ भी नहीं करना, रो टू माइनस रो वन यानी 20 माइनस 10 करोगे, 10 आ जाएगा। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी कितनी है? 10 है, तो यहाँ मैंने 10 लिखा। T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 कितना हुआ? 50। तो ऐसा कुछ आंसर आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने 1/50, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तभी कहा कि डायरेक्टली इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नाउ यूनिट ऑफ अल्फा, यहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ ये जानो यूनिट ऑफ अल्फा क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट ऑफ अल्फा क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। आई होप इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि टेम्परेचर नीचे आ रहा है, यूनिट इसकी कैलकुलेट की गई है। जिस चीज़ में ज़रूरत नहीं हो डिराइव करने की, वो मेहनत मैं आपसे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ आएगी ही नहीं, ठीक है? जितना ज़रूरी होता है मैं उतना एग्जैक्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे ये डिग्री सेल्सियस हो गया, पर के लिए -1 लगाते हैं। किसकी यूनिट है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। अब सुनो इसकी बातें कुछ, अब नया टर्म आया है अल्फा, तो इसके बारे में कुछ जानो। अल्फा कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ऐसा नहीं है कि अल्फा आप सोचो सिर्फ पॉजिटिव में ही है, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करेगा मेनली आपने कौन सा मटेरियल लिया है, और आपको आंसर में देख के समझ आ जाएगा, ठीक है? सिंस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन एज, यानी टेम्परेचर वेरिएशन को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे इस फॉर्मूला में आपने क्या किया, ये एक फॉर्मूला डिराइव किया है, इसको भी नोट डाउन रखना, और जो है रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी ये फॉर्मूलेज आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये फॉर्मूला काफी काम रहता है। वेयर R1 एंड R2 आर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आएगा, क्यों बेटा? अभी पीछे ही तो मैंने एक ऐसा रिलेशन बताया था, है कि नहीं? तो इसमें आप देख रहे हो R और रेजिस्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है, यानी R बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रेजिस्टिविटी की जगह हम R भी तो लिख ही सकते हैं, R में चेंज भी हम बता सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज बिल्कुल लिखे रहने चाहिए। ओके, चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट्स कम टू कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, मटेरियल अलग होगा तो रेजिस्टिविटी भी बदलेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी देयर हैव बीन मटेरियल्स जो कि क्लासिफाई किए गए हैं। On the basis of their resistivity and its dependence on temperature, materials are divided into 4 categories. Beginning with number 1, और जिसकी कहानी हम पढ़ ही रहे हैं, conductors, metals and alloys. Metals like copper, aluminium, silver, platinum, etc. have a large number of free electrons and as such possess
small resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter which increases with temperature, that is alpha is positive. कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है. कंडक्टर समझते हो क्या होते हैं? बढ़िया कंडक्ट करेंगे, बढ़िया कंडक्ट करेंगे यानी पिछली बार ही बताया था मैंने रेजिस्टेंस कम होगा. कैसे कंडक्ट करेंगे अच्छे से? जब रुकावटें कम होंगी कि नहीं. तो सिमिलरली यहाँ भी ये केस है, रेजिस्टिविटी इनकी क्या होती है? कम होती है, और अल्फा इनका काम क्या होता है? पॉजिटिव में आता है. मेटल्स कौन कौन से हैं? जितने भी मेटल्स और अलॉयज हैं वो आते हैं कंडक्टर्स में. कुछ एग्जांपल ले लो बेटा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब. ठीक है, ये सब आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे मेटल्स, ये आते हैं किसके अंडर? कंडक्टर्स के अंदर. कौन सा बेस चल रहा है? रेजिस्टिविटी. याद रखना. तो यहाँ पे कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी कम होती है. रेंज याद हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ठीक है. इन केस ऑफ अलॉयज सच एज नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन also called as यूरिका, resistivity is more than of the constituent metals. यानी मेटल्स और अलॉय में कंपेरेटिवली, तभी हम कहते हैं कि मेटल और बेटर कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनमें रेजिस्टिविटी कम होती है, और अलॉयज में मेटल से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. ठीक है, कंपैरिजन में, दो वर्ड्स बोलना चाह रही थी, ठीक है ना. कंपैरिजन में और कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. अब ज़्यादा में ये मत समझना कि इंसुलेटर की वैल्यू तक चले जाओ बेटा, कंडक्टर की ही बात है, मेटल से कंपेयर करा जा रहा है. But it increases slowly with temperature than in the case of metals. In other words, in case of alloys, though alpha is positive, but its value is extremely small. That is, rho is nearly independent of temperature. चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर्स का नाम जो भी स्टूडेंट्स आगे जाके साइंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से देख लें इसको, क्योंकि आगे जाके पूरा चैप्टर बेस्ड है इस पे सेमीकंडक्टर्स की कहानी. These possess a few free electrons. बोलोगे मैम कंडक्टर सुना था, इंसुलेटर. सेमी क्या होता है? सेमी का मतलब समझते हो? आधा. वर्ड सुना है? सेमी क्लासिकल डांस. सेमी यानी क्या होता है? आधा. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आधी, लाइक आधी चीज़ें अलाउ करें. तो सेमी कंडक्टर्स भी कुछ ऐसे ही हैं. इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री, सारे नहीं. कुछ बिल्कुल जो है फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री होते हैं. These possess a few free electrons and as such possess greater resistivity. यानी इनकी रेंज रेजिस्टिविटी की कंपैरेटिवली ज़्यादा है. 10 to the power minus 5 से लेकर 10 to the power 2 ohm meter तक. The resistivity of semiconductors decreases with temperature. यानी इधर पे अल्फा क्या होगा बेटा? आपका नेगेटिव. कंडक्टर्स में अल्फा पॉजिटिव था, सेमीकंडक्टर्स में अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या आएगा? नेगेटिव. एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर के कॉमन है, हो सकता है वैसे तो ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है. तो ये दो एग्जाम्पल याद रखो. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. आई होप इट्स वेरी क्लियर. आगे आइए. थर्ड, इंसुलेटर्स को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं. These have practically no free electrons and as such have a very high resistivity. यानी इनका तो यार तभी तो इंसुलेटर हैं ये. 10 to the power 10 ohm to 10 to the power 17 ohm meter, इतनी ज़्यादा है इनकी रेजिस्टिविटी, यानी जाने ही नहीं देना है इलेक्ट्रॉन को. Which decreases with rise in temperature. यानी यहाँ भी of course अल्फा कैसा है? नेगेटिव रहेगा. माइका, रबर, ग्लास, चाइना क्ले, फ्यूज क्वार्ट्ज, ये सब किस में आते हैं? इंसुलेटर्स में. नेक्स्ट टॉपिक आता है सुपर कंडक्टर्स. एक था कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, तीसरा क्या आता है? सुपर कंडक्टर्स. दीज आर मटेरियल्स, मोस्टली मेटल और उनके कंपाउंड्स होते हैं, whose resistivity becomes zero below a certain temperature called critical temperature. यानी एक वर्ड समझ रहे हो? बोलो मैम कंडक्टर यानी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा जो है फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का. सुपर कंडक्टर यानी कंडक्टर से भी ऊपर लेवल वाले. इनमें क्या होता है? इनमें रेजिस्टिविटी जो है, बोलते हैं ना अपन, बहुत कम तो छोड़ ही दो, जीरो हो जाती है. एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, एक ऐसा, ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जब इनकी रेजिस्टिविटी हो जाती है जीरो. यानी इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री फ्री फ्री, कोई रुकावटें नहीं है, बढ़िया जो वो है फ्लो कर सकते हैं. और इसी टाइप के टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर होता है ना, यानी आपने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल, याद है जब अपन ने बेटा लाइट का चैप्टर देखा था, लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक एंगल देखा था, क्रिटिकल एंगल है. जिसको याद है बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल पढ़ा तो वैसे यहाँ पे क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है.
नाउ लेट्स बिगिन विथ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक अगेन। ये सब टॉपिक्स इसी में इंक्लूडेड हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं इनसे भी क्वेश्चन बन जाए। ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मुझे बस एक बात बताओ, कभी कभार बैठे बैठे सोचते नहीं हो कि यार करंट हमें कैसे लगता है? बाकी सारी चीज़ों को तो करंट हो रहा है, ठीक है, हम इंसानों में करंट कैसे है? हमारे अंदर कौन सी बैटरी है? सोचते हो कि नहीं यार? क्योंकि करंट कब फ्लो करेगा? जब कोई बैटरी होगी। ऐसा तो नहीं है आपने फ़ोन का चार्जर लिया, कभी एक्सपेरिमेंट करना, फ़ोन का चार्जर लिया, यहाँ पे कोई वाटर बॉटल है, उसमें चार्जर लगा दो, क्या वो करंट पास करेगा? है प्लास्टिक की वाटर बॉटल है, लगा दो, बोलो नहीं करेगा, कोई चार्जिंग नहीं होगी उसमें। लेकिन जब वही चार्जर आप फ़ोन में लगाते हो तो फ़ोन चार्ज होने लगता है। एक और चीज़ करना, फ़ोन से ज़रा बैटरी निकाल देना, है ना, कुछ फ़ोन्स होते हैं जिसमें बैटरी निकल जाती है, वो निकाल के चार्जर लगाओ, कुछ भी नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट भी करे, है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो अब करंट भी लगते हैं इंसानों को। अरे करंट से तो कितने लोगों की डेथ भी हो चुकी है, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे हैं, या जो लाइटनिंग होती है नेचर में। तो ऐसा क्यों? तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये भी। Our nervous system is electrical in nature and it is highly sensitive to external currents. When our body is dry, its resistance is about 50 kilovolt, and in case it is wet, its resistance is about 10 kilovolt. तो अब याद आया, जब भी कोई काम करते हो या आपको कोई स्विच ऑन करना हो तो कैसे देखते हो? अगर हाथ, मान लो आपने अभी हैंड वॉश किया हो, आपको लाइट ऑन करनी है, तो सबसे पहले हाथ पूरा पोंछोगे, उसके बाद ऑन करते हो, क्योंकि वेट होने में डर नहीं लगता है, ऑन करने में है। गीले गीले हाथ पैर होते तो कहते नहीं नहीं मैं ऑन नहीं करूँगी। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो क्यों? और यूजुअली जब वेट होते हैं यानी हाथ पैर गीले होते हैं तो करंट ज़्यादा लगता है, आने की ज़्यादा जो है ना प्रोबेबिलिटी होती है। रीज़न आज समझो बेटा, हर चीज़ पे साइंस है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, हर चीज़ की साइंस है। जब आपकी बॉडी ड्राई होती है, सूखी, यानी आप गीले नहीं हो अभी, तो कितनी होती है? 50 किलो वोल्ट। ऑन द अदर हैंड जब वेट हो जाती है तो इतना कम हो जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम यानी क्या? इलेक्ट्रॉन्स खुश हो गए कि हम तो बढ़िया दौड़ सकते हैं। तो यही केस होता है बेटा, जब बारिश होती है, लाइटनिंग क्यों एकदम से स्ट्राइक करती है और एकदम से डेथ क्यों हो जाती है? समझते हो ये कैसा केस है? क्योंकि इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि बारिश में हो गए आप गीले, वेट हो गए तो रेजिस्टेंस कम हो गया बॉडी का। रेजिस्टेंस कम तो जो लाइटनिंग से इलेक्ट्रॉन आए थे उनको तो मौज हो गई ना, इधर कम रेजिस्टेंस है, बढ़िया इसी के ऊपर गिरो। ठीक है, चलिए। दस यूजिंग ओम्स लॉ, ओम का लॉ अगर हम यहाँ पे लगाए, V इज इक्वल टू आई आर तो पढ़ते हो, है ना। अब इसमें मैं करंट की वैल्यू को पुट करूँ तो V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, तो ये बात यहाँ दी गई है। अ 220 वोल्ट सप्लाई विल सेंड अ करंट ऑफ सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मतलब ड्राई बॉडी में इतना डालता है ये, और वेट बॉडी में कितना ज़्यादा जो है करंट फ्लो करता है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे कंपैरेटिवली दिख रहा है। यानी ड्राई बॉडी में बेटा नियरली 5 मिली एम्पियर करंट है। सूखी बॉडी जब है और 220 वोल्ट का झटका लगाया है तो क्या होता है? 5 मिली एम्पियर समथिंग करंट आता है। और ऑन दी अदर हैंड वेट बॉडी जब होती है, तब देख रहे हो बेटा डिफरेंस देखो, 5 मिली एम्पियर और यहाँ 25 मिली एम्पियर का करंट लगता है। तो करंट लगने का जो है ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी। ठीक है, सिंस अवर बॉडी इज सेंसिटिव टू वेरी फीबल करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिली एम्पियर, इट एक्सपीरियंसेस अ रूट शॉक। यानी कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत भयंकर नहीं हो लेकिन कभी कभार हल्का सा करंट भी लगता है ना, यानी आपका कोई लैपटॉप हो, कोई डिवाइस हो, कुछ भी हो, उसमें से हल्का सा शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मिली एम्पियर्स यानी कुछ चंद एम्पियर्स के करंट से भी सेंसिटिव होती है, तो वो उसे फील कर लेती है और एकदम बोलते हैं ना दिमाग की नसें खुल गई। ऑलराइट, ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन अ पर्सन टचेज अ हाई पावर लाइन, मान लो ये जो वर्क करते हैं पावर लाइंस पे, जो है आपकी बिजली विभाग के लोग होते हैं, तो इन लोगों में क्या होता है? देखो, इनको हाई पावर लाइन में काम करना होता है। मान लो इसमें से किसी ने 11 किलो वोल्ट, बेटा किलो की बात है, 11 किलो वोल्ट की जो है वायर को टच करा है, यानी अब इसमें आप करंट निकालो। इसमें जब आप करंट निकालोगे तो 0.22 एम्पियर का करंट जो है आएगा, उसकी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। और इतना सीरियस होता है ये, देखो, क्योंकि बोलोगे मैम ये तो सिर्फ 0.22 है, बेटा सिर्फ नहीं है, खा के देखना कभी, है, लेकिन करना नहीं है जाके प्लीज़, है ना। बोलो नहीं तो पलक मैम ने कहा करंट खा के आओ, ऐसा नहीं है। देखो मैंने पहले ही बताया है, करंट की एम्पियर में वैल्यूज मिली एम्पियर,
माइक्रो एम्पियर, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज में हम करते हैं, ठीक है। तो अगर एम्पियर में कहीं आपको दिख जाए ना तो समझ जाओ कि बात बेटा बहुत सीरियस है। यानी अगर सिर्फ 0.22 एम्पियर भी हो जाए ना तो बॉडी पे बहुत, उसके नर्वस सिस्टम पे बहुत सीरियस इफेक्ट दे सकती है। सो द पर्सन लूजेस कंट्रोल ओवर द नर्वस सिस्टम एंड इज इमोबिलाइज्ड. Strong electric currents may cause convulsions in a person and interfere with his heartbeat, which may eventually stop, leading to his death. The death is not caused by heating effect of the body. However, in case of strong current, the person may receive serious burn injuries. दो चीज़ें होती हैं करंट पे, हमेशा ये मत समझो कि बॉडी के हीटिंग इफेक्ट से डेथ हुई है। किसी केस में हो सकती है कि यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट हो तो हीट की वजह से भी, लेकिन नॉर्मली जो है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव रहता है करंट को लेके, तो छोटे से करंट से भी जो है ना पूरे आपके बॉडी में कन्वल्शंस आते हैं और आपकी हार्ट बीट भी रुक सकती है। तभी आपने देखा होगा ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस में जो भी शॉक आ जाते हैं लोगों को तो डेथ क्यों हो जाती है सडन। ऑलराइट, चलिए, इलेक्ट्रिक शॉक अकर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बॉडी व्हेन अ वोल्टेज इज इम्प्रेस्ड ऑन इट. Thus, the cause of electric shock is the voltage, but the damage to the body is due to resulting current passing through it. फिर से मैंने कह दिया, अगर ये इंग्लिश समझे हो, कॉज एंड इफेक्ट, पूरी दुनिया इसी पे बेस्ड है, सिर्फ फिजिक्स की नहीं, अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी कॉजेज एंड इफेक्ट, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ भी सेम काम है। इलेक्ट्रिक शॉक का मानती हूँ, कॉज क्या है बेटा, वोल्टेज है। आपको तो यही दिखेगा, आपने जो है गीले हाथ लगा दिए उसके अंदर, स्विच के अंदर, तो आपको करंट आ गया भाई। आपको क्या दिखा कि करंट आया है, करंट सिर्फ इफेक्ट है। कॉज क्या था, वो पर्टिकुलर वोल्टेज, जैसे 220 वोल्ट का झटका, यानी ऐसे हमेशा बोलते हैं ना 220 वोल्ट का झटका लगा है, झटके में आया तो करंट है, लेकिन कॉज क्या था, वोल्टेज। यानी ये दोनों जो है साथ में भाई बहन की तरह चलते रहते हैं। अ वोल्टेज ऑफ अबाउट 100 वोल्ट इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड 220 वोल्ट मे प्रूव फेटल। तो ये हल्का सा, बहुत ही आई थिंक स्लाइट रेंज है, इसको आप वैसे भी नॉर्मली याद कर सकते हो। 100 वोल्ट का झटका हेल्थ को इंजरीज कॉज कर सकता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और 200 वोल्ट तो भाई मतलब अराउंड नियर टू डेथ, फेटल यानी क्या, नियर टू डेथ आप उसको समझ सकते हो, 200 वोल्ट का जो झटका लगता है। तो ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। क्या होता है बताती हूँ मैं, सिर्फ ये समझने के लिए है क्योंकि पढ़ा रही हूँ, तो यार बात को प्रैक्टिकली समझो ना। होता क्या है, इंसान का पैरालिसिस हो जाता है और जहाँ से उसने टच किया था वहाँ पे उसको बर्न हो जाता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा हो गया। रेस्टलेसनेस होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट बहुत ही इरेगुलर हो जाती है। और हमें पता है दिल की धड़कनों से ये सारी चीज़ें तो मैनेज हो रही हैं। हार्ट बीट अगर कहीं ना कहीं इरेगुलर हुई तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। स्वोलन टंग फूल सकती है, विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी जितनी चीज़ें बोलो उतनी कम है इलेक्ट्रिक शॉक में। आई होप अब आपको समझ आया होगा। अवॉइड करने के लिए, अब अगेन कोई चीज़ हो जाए या उससे बचना कैसे है, बोलोगे मैम आधा टाइम तो आपने डरा दिया, बिल्कुल है ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, अब तो ना मतलब बिल्कुल लाइट का स्विच ऑन करने में डर लगेगा। ऐसा नहीं है, आप जो है प्रिकॉशंस लेके चलो, तो वैसे डेली ये काम करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक वन शुड वेयर रबर शूज एंड ग्लोव्स व्हाइल कैरिंग आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स। यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा बड़ा सा काम करते हैं या आपको कोई करता हुआ दिखे भी तो उसको ज़रूर ये कहिएगा कि वो जो है रबर के ग्लव्स और जो है शूज़ वगैरह पहन के ये काम करे। बाय डूइंग सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, क्योंकि रबर क्या है, एक इंसुलेटर है ना। कभी नहीं देखा होगा कि मेटल की चीज़ लेके आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो, है ना, आपको करंट नहीं खाना है। प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हो, रबर के ग्लव्स वगैरह पहनोगे, है ना। या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से किसी को बचाना हो तो आप प्लास्टिक यूज़ करते हो या फिर वुड यूज़ करते हो, ताकि जो है इंसुलेट हो जाए, रेजिस्टेंस बढ़ जाए और इंसुलेट हो जाए चीज़ें। ड्यू टू इंक्रीज रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द बॉडी विच इज़ अनेबल टू डू वेरी सीरियस हार्म। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो करंट आपके अंदर तक नहीं आएगा। तभी तो कोई भी काम करने जाते हो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के तो चप्पल पहनते हो, स्लीपर्स पहनते हो कि स्लीपर पहन के ये काम करो। क्यों, क्योंकि स्लीपर बनी होती है यूजुअली रबर की और रबर होता है इंसुलेटर। तो वही कहानी समझ जाओ आगे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, सुपर कंडक्टर्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये जो है मैं बताती हूँ। जो स्टूडेंट्स ओलंपियाड एंड कॉम्पिटिटिव्स के तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है सुपर कंडक्टर्स का, तो इसको जल्दी से हम रीड करते हैं। इन 1911 डच फिजिसिस्ट हैकी कैमरलिंग ऑन्स 1853 से लेकर 1926 तक ही डिस्कवर दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी रिड्यूस टू जीरो एट 4.2 K,
Many metals and even poor conductors such as lead have been found to have very low resistivity at low temperatures. क्या कहा जा रहा है समझो, सुपर कंडक्टर्स जैसे सुपर पावर होते हैं, सुपर हीरो होते हैं, बिल्कुल अलग, तो इनकी कहानी भी अलग है, तभी इनका नाम दे दिया सुपर कंडक्टर। होता क्या है, एक डच फिजिसिस्ट थे, इनका नाम है ये है कि ऑन्स बोल सकते हैं हम इनको आखिरी नाम से क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि रेजिस्टिविटी मर्क्यूरी की है ना, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू 0 एट 4.2 के, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी कितनी जा सकती है, 0। और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इतने सारे जो पुअर कंडक्टर्स हैं जैसे लेड वगैरह, अगर टेम्परेचर कम कर दो ना तो वो भी बढ़िया रेजिस्टेंस दिखाते, तो वो भी बढ़िया जो है कंडक्शन दिखाते हैं, यानी उनकी रेजिस्टिविटी लो हो जाती है। क्या समझे, कुछ कुछ पुअर कंडक्टर्स भी जब टेम्परेचर को कम कर दो तो उनकी रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी कम यानी क्या, वो भी कंडक्टर बन जाते हैं, यानी वैसे तो कंडक्टर नहीं है अच्छे, लेकिन टेम्परेचर कम कर दो तो अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। समझे कि नहीं ये बात। सुपर कंडक्टर, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या चल रही है एक्टिविटी। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, लेकिन मुझे लग रहा है ये दिख रहा होगा डायग्राम, तो सोच रहे हो कि मैम चल क्या रहा है। तो ये नीचे जो है ना बेटा, ये नीचे सुपर कंडक्टर होता है और ये ना एक मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा क्रिएट करता है। तो ये देखो, ये फ्लोटिंग, ये मैग्नेट होता है जो कि फ्लोट करता है इसके ऊपर, बिल्कुल फ्लोटिंग मैग्नेट, ऐसा लग रहा है हवा में है, हवा में है ये मैग्नेट, लेकिन ये सुपर कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में। बहुत ज़्यादा नहीं समझना क्योंकि ये दिख रहा था तो मैंने कहा समझा दूं भाई, ठीक है, बाकी तो मैग्नेटिज्म वगैरह आगे पढ़ोगे। चलो, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, while materials under such conditions are known as superconductors, यानी टेम्परेचर, अगर एक टेम्परेचर बिलो आ जाए और वहाँ पे मतलब पुअर कंडक्टर भी अच्छा कंडक्टर बन जाए तो उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर, और उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। द टेम्परेचर बिलो विच अ मटेरियल इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर से रिकॉल करवाओ जरा मुझे, क्या बोला मैंने, पुअर कंडक्टर हो शायद, लेकिन वो भी अच्छा बन सकता है, होता है ना, कोई बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है अगर वक्त अच्छा चल रहा हो। तो सिमिलरली यहाँ पे पुअर कंडक्टर भी अच्छा कंडक्टर बन सकता है। कौन सी कंडीशन, जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर, अब सबके लिए अलग अलग होता है ना, सबके लिए सेम नहीं है कि एक टेम्परेचर बता दूं मैं, सबके लिए अलग अलग होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए। तो टेम्परेचर जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे हो तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। सिंस superconductors have zero resistance, these can be used for transmission of electric power without loss of energy। कितनी बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस जीरो होगा, रेजिस्टेंस जीरो, करंट बढ़िया, जीरो रेजिस्टेंस मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो सोचो मैम एनर्जी कैसे लॉस हो रही है, बेटा सोचो, अगर आप चल रहे हो यहाँ पे, इधर टकरा गए, उधर टकरा गए, इधर टकरा गए, उधर, बोलो मैम कितनी लग गई ना हाथों पैरों पे, एनर्जी भी चली गई। तो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही होता है, रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस भी होगी। सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर्स में ताकि एनर्जी का लॉस जो है नेग्लिजिबल हो। But the requirement of low temperature makes the application of superconductors expensive and impractical। बोलोगे मैम अच्छा ये तो यूज होते होंगे, प्रॉब्लम आती है ना, इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करना आसान नहीं है, उसमें खर्चा बहुत है भाई, महंगाई वैसे ही इतनी है, खर्चा और हो जाएगा, तो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल टाइप का ये जो है चीज़ है। कहीं कहीं यूज़ होता है हायर जो है लेबोरेटरीज़ में या एक्सपेरिमेंट्स में, जो है एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो ये खर्चा संभाल सकती हैं, वहाँ ये यूज़ करते हैं। In 1986, Carl Mueller and Johannes Benrose discovered an oxide of barium, lanthanum and copper which is superconductor at 40 Kelvin। सिर्फ याद रखना है, सिर्फ जानना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। Temperature limit reached at with certain other materials as superconductor is about 120 के अबाउट माना जाता है। बेटा समझ रहे हो, -153 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन, इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करना आसान बात नहीं है। Okay, at present scientists are trying to discover alloys which may be superconductor at room temperature। चाह रहे हैं कि ऐसे कुछ मिल जाए alloys जो superconductor जैसे काम करे room temperature, ताकि इनका यूजेज कर सकें हम। Once we are able to achieve superconductivity at room temperature, it will greatly change the world of science and one day it is going to become possible। देखो यार, आप और हम भी हो सकते हैं इसमें से कुछ, क्योंकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो यार, आगे ही तो बढ़ाओगे इन्हीं सब डिस्कवरीज को, तो तभी हम चाहते हैं। ये आप टॉपिक्स पढ़ते क्यों हो मैम, पढ़ना क्यों है, देखो अभी भी डिस्कवरीज चल रही हैं,
कि अगर रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखने लग जाए ना तो कितना बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट? क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। वैसे ही जो है ये सब चीज़ें कभी ना कभी ख़त्म होंगी, तो हम चाह रहे हैं एनर्जी का कम लॉस हो, और सुपर कंडक्टिविटी जब रूम टेम्परेचर पे दिखने लगे तो मज़े ही मज़े हैं। ऑलराइट, आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए भाई, जैसे मैंने बताया था, पिछला भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्योंकि V = IR देखा। अब जब मैंने एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है तो मेरी ड्यूटी बनती है इस पर भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। अब इस क्वेश्चन में अगेन जिसको आंसर आ रहा है जल्दी से, आंसर कैसे बताओगे? क्लास वर्क करके लिखना, क्योंकि होमवर्क मैंने रख रखा है आपके लिए। स्टिल अगर किसी से क्लास वर्क जल्दी सॉल्व हो जाता है तो वो आंसर बता सकता है। चलिए अब मैं वही काम करूंगी, विधि का विधान, क्योंकि पहले ही समझा दिया है। बेटा गिवन लिख लिया करो। गिवन क्या क्या है? अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम if the area of cross section of the wire is 3 into 10 to the power minus 7 meter square, calculate the resistivity of the metal। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है? लेंथ गिवन है 5 मीटर है ना, लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर। रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 100 ओम दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए दिया है 3 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। बहुत ही सिंपल है, मुझे तो लगता है आंसर भी दे दिया होगा कमेंट करके। मेरे स्टूडेंट्स वैसे ही बड़े फास्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, फॉर्मूला अपन ने क्या याद किया था? R = रो L/A। फॉर्मूला मैं कहती हूँ एक ही याद करो। अब रो की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लोगे? इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो रो = R × A/L। सिंपली जो है आप इस साइड आके वैल्यूज प्लेस कर दो। क्या हो जाएंगी वैल्यूज? लाइन टेढ़ी बनी है, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। रो = कहाँ आ गए हम? पीछे आ जाओ भाई। रो = कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आ जाओ। आर की वैल्यू क्या है? 100। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 3 × 10 to the power minus 7। एल क्या है? अपॉन 5। कर लो ना सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें? 5 1 = 5, 5 2 = 5, 20 = 100। 20 × 3 कितना होता है? 60। तो रो आ जाएगा 60 × 10 to the power minus 7। यूनिट जरा बताना क्या लगाओगे? यूनिट लगाओगे रो मीटर, इसको मत भूलना लगाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बोलो मैम, ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसमें क्या लगाना है? बेटा ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार कंफ्यूज कर देते हैं। मान लो कहीं यूनिट अलग लिख दी तो यूनिट बिल्कुल साथ में जब भी सॉल्व करो लिखा करो। उम्मीद करती हूँ सबका यही आंसर निकला होगा। क्या किया है? बेस फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। अब इन तीनों की वैल्यूज दी है और रो की वैल्यू निकालनी है, आसानी से निकल सकती है। इस पूरे टर्म को मैं ले गई लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ गया? रो = RA/L। सिर्फ वैल्यूज प्लेस करके सिंपल मैथमेटिक्स करी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए है, डोंट वरी, देख ही चुके हो वैसे तो। अब दिस इज होमवर्क नंबर 2। पहला होमवर्क नंबर 1 था, तभी कह रही हूँ आंसर कैसे दोगे बेटा कमेंट में। मैं कमेंट बिल्कुल पढ़ती हूँ, गलत होगा तो भी बताऊंगी, सही होगा तो शाबाशी भी दूंगी। होमवर्क 2 करके आंसर बताना तो ही मैं चेक करूंगी। होमवर्क 2 लिखो, उसके बाद जो भी आंसर है आपका बता देना। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.33 millimeter, what will be the resistivity of the material at that temperature? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ कुछ टर्म्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। सॉल्व करो, आंसर मुझे बताओ कमेंट करके, सही गलत होगा सब मैं वहीं बता दूंगी। क्या दिया है बेटा? रेजिस्टेंस दिया है, लेंथ दी है, टेम्परेचर दिया है और डायमीटर दिया है। बोलो मैम एरिया नहीं दिया है। बेटा इतने समझदार हो, हिंट दे रही हूँ। डायमीटर दिया है तो एरिया भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, नहीं भी आए तो यहाँ मैं देख लूँगी। होमवर्क नंबर कौन सा है? 2 है, बिल्कुल पॉजिटिवली मुझे दिखना चाहिए। चलिए भाई, इसी के साथ खत्म होता है हमारा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये पेज क्या है मैं आपको बता दूं, जहां ये आप वीडियो देख रहे हैं ये मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है, और हम बेटा आपको ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि भाई आपको जो है 10% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, ये कूपन कोड बाय कर लो। नहीं, हमारे यहाँ हमेशा से ही चलता है 100% डिस्काउंट, यानी 100% फ्री है। जितनी भी वीडियोस आप देखोगे हमारी सभी फ्री हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में, आपके सपनों में कोई रुकावट नहीं आए। ओवर दिस साइड आप देख सकते हैं हमारे टॉप कोर्सेज, CBSE, NTSC, ओलंपियाड, जितने भी कॉम्पिटिटिव्स हैं
CUET ले लो, IIT JEE नीट और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे SSC UPSC सब की तैयारी करवाते हैं हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये सोच रहे हो मैम फ्री है तो क्वालिटी आपको पहचाननी है तो हमारा कोई भी वीडियो देख लीजिए, एक नंबर मिलेगा। तो यानी अपनी तैयारी जो है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ करते रहिए। यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि 3-4 वीडियो देखो और हम आपसे कोई भी चार्ज मांगेंगे, नो कूपन कोड नथिंग। और आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह से आप कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।